नमस्कार साथियों, और विशेष रूप से मेरे देश के भविष्य, मेरे युवा साथी फोटो देख रहे हैं मेरे पीछे। ये वो लोग हैं जो हमारे आदर्श हैं, हम इन्हीं के वंशज हैं। और आज अगर हिंदुस्तान के राष्ट्रीय हीरोज कोई हो सकते हैं तो वो ये क्रांतिकारी हो सकते हैं, ये वो योद्धा हो सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरीके से इस मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया, ताकि हमारा आज का युवा स्वतंत्र भारत में, सक्षम भारत में, समृद्ध भारत में आसानी से आजादी की सांस ले सके। इसलिए मेरा प्रणाम है इन सभी वीर योद्धाओं को। कौन भूल सकता है आज का वो दिन? ठीक लगभग यही कोई समय रहा होगा, एक अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन हुई है। ठीक 23 मार्च सन 1929 को लाहौर की सेंट्रल जेल में भारत मां के इन 3 सपूतों को फांसी दे दी गई। और अंग्रेज सरकार का डर देखो, फांसी 24 मार्च को होनी चाहिए थी, लेकिन इन वीर सपूतों के यश का गान मां भारती में इस तरीके से फैला हुआ था कि अंग्रेज सरकार अंदर से डरी हुई थी। वो उस स्थिति का सामना करने में भी हिचकिचा रही थी जो इन वीर सपूतों को फांसी पर लटकाने के बाद होता। इसलिए उस डरी हुई, कायर और कमजोर अंग्रेज सरकार ने फांसी को 12 घंटे पहले टाल दिया और 23 मार्च सन 1929 की शाम को लाहौर की सेंट्रल जेल में इन मां भारती के 3 सपूतों को फांसी पर लटका दिया। और सुखदेव वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था मुझे फांसी पर लटकाओ, सबसे पहले। ये है भारत का युवा, ये है भारत का यशस्वी भूत जो आज वर्तमान में कहीं अपनी जड़ें तलाश कर रहा है। कमजोर, कायर और डरपोक अंग्रेज सरकार ने एक दिन पहले इनको फांसी दी और जेल के मुख्य दरवाजे से इनकी उस नश्वर देह को ले जाने की हिम्मत तक नहीं थी। जेल की पिछली दीवार को तोड़ा गया, इनके नश्वर शरीरों को अपमानजनक तरीके से ट्रक में सामान की तरह लादा गया और रात के अंधेरे में चुपचाप ले जा करके रावी नदी के तट पर इनका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। लेकिन रावी नदी में पानी बहुत कम था, वहां से स्थान बदला गया। सतलज नदी के किनारे ले जा करके अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया हो रही थी। लोगों को पता चला, हजारों हजार लोग इन 3 वीरों के नश्वर देह का अपमान न हो, इसलिए उस अंतिम स्थल तक पहुंच गए थे। अंग्रेज और उनके कर्मचारी वहां से डर करके भागे। इनके परिजनों ने इनके अंतिम संस्कार को ठीक तरीके से संपादित करवाया। क्या क्या दुख इन लोगों ने नहीं झेले। 112 दिनों की भूख हड़ताल की थी। इतिहास की शायद सबसे लंबी भूख हड़ताल है। सरदार भगत सिंह ने जेल में रहते हुए वो ये चाहते थे कि उन्हें राजनीतिक कैदियों के अधिकार मिले, पढ़ने के लिए अखबार मिले, किताबें मिले। और पढ़ने के कितने शौकीन! अगर आपको अपना जीवन बदलना है, इस मां भारती की सेवा करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक धर्म है, राष्ट्र धर्म। हम भारतीय हैं, इंसान हैं, इसके अलावा बाकी किसी फिक्रे में बंटने की जरूरत नहीं है। ये किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी क्षेत्र के लिए अपना जीवन न्योछावर करने वाले योद्धा नहीं थे। इन्होंने संपूर्ण भारत की आजादी का सपना देखा, जिसमें हिंदू, मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा सब थे। अंतिम क्षणों में सरदार भगत सिंह ने अपने वकील साहब से कहा कि मेरे लिए वो किताब रेवोल्यूशनरी लेनिन लाए कि नहीं लाए। वकील साहब ने किताब दी और किताब देते ही सरदार भगत सिंह उस किताब को पढ़ने लगे। पढ़ने के कितने शौकीन थे! जेल में सैकड़ों किताबें इन्होंने पढ़ डाली और जीवन के अंतिम क्षणों तक पढ़ना नहीं छोड़ा।
और जब इन्हें फांसी की जानकारी दी गई इनके बार्बर के द्वारा, तो इन्होंने ये कहा कि मुझे लेनिन की किताब का ये जो मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूं ये तो पूरा पढ़ लेने दीजिए। कैसे योद्धा रहे ये, मौत इन्हें कहीं डरा ही नहीं सकी। इन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च इस मां भारती को माना। क्या आज के युवा इनसे बेहतर आदर्श दुनिया के किसी इतिहास में तलाश कर सकते हैं? क्या आज की हमारी रवानी, आज की हमारी जवानी, आज का हमारा युवा वर्ग अपने जीवन को इनके आदर्शों से हटा करके इधर उधर कुछ गैर जरूरी चीजों में खर्च करता हुआ नहीं दिख रहा? क्या कारण है कि हमारे राष्ट्रीय हीरो, इतने महान लोग अब धीरे धीरे अपनी पहचान खोते जा रहे हैं? और याद रखना, वो समाज जो अपने इतिहास का सम्मान नहीं करता है, वो समाज जो अपने इतिहास को याद नहीं रखता है, वो इतिहास की गलतियों को दोहराने का जिम्मेदार होता है। ये जो आज हमें आजादी मिली है, ये जो आज हम आजादी की खुली सांस ले पा रहे हैं, हम ऋणी हैं इन योद्धाओं के। आपको याद होगा ना, कितनी उम्र थी इनकी, बाल्यकाल से बाहर निकले ही तो थे। ये भी हसीन सपने देख सकते थे, ये भी जिंदगी को अंग्रेजों की गुलामी में झोंक करके टाई कोट पैंट पहन करके बाबू बन सकते थे। लेकिन इन्होंने ये फैसला नहीं लिया। इन्होंने ये फैसला लिया कि हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेजी सरकार की जड़ों को पूरी तरीके से उखाड़ेंगे। और जब इनसे ये पूछा गया कि आपका आखिरी सपना क्या है, इन्होंने कहा था हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये थे सरदार भगत सिंह। इनकी मां जब मिलने जेल में इनके पास में आई थी, तो मां की आंख में आंसू देख करके भगत सिंह ने कहा, मां रो मत, दुनिया क्या कहेगी। सरदार भगत सिंह की मां की आंख में आंसू, क्या मां कमजोर है? वो भी सरदार भगत सिंह की यशस्वी मां थी। उस मां ने ये कहा था, बेटा मेरी आंख में आंसू इसलिए नहीं है कि तुझे फांसी हो जाएगी, मेरी आंख में आंसू इसलिए है कि इस देश पर न्यौछावर करने के लिए एक ही सपूत क्यों है, ये थी वो मां। और इन्हीं संस्कारों से ओतप्रोत होकर के सरदार भगत सिंह ने अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया। याद है ना 1922 में चौरा चौरी कांड में जो हिंसा हुई थी, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और उससे भगत सिंह, बिस्मिल्लाह खान और राजगुरु चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं ने गांधी जी के प्रति असहमति जताते हुए गांधी जी का साथ छोड़ा और अपना एक और संगठन बनाया जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा। गांधी जी से अलग हुए, लेकिन गांधी जी के प्रति सम्मान में कभी कमी नहीं आई। और इन्होंने यह तय किया कि अब देश को आजाद करवाने के लिए हम अपने तरीके से लड़ेंगे, सशस्त्र आंदोलन करेंगे। आपको याद है ना, जब साइमन कमीशन के विरोध में 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय को बेरहम अंग्रेज सरकार और उसके सिपाहियों ने बहुत बुरी तरीके से मारा था। लाला जी घायल हो गए थे, पूरा देश उस गुस्से से उबल रहा था। इन युवाओं का खून कैसे ना उबलता। और फिर 17 नवंबर 1929 को जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई उन आघातों की वजह से जो अंग्रेजों ने उनको दिए थे, तो इन्होंने ये तय किया कि अब लाला जी की हत्या के लिए जो जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है वो मारा जाएगा। और आप जानते हैं, इन सब को पर्दे के पीछे से नेतृत्व मिल रहा था चंद्रशेखर आजाद का। हथियार उपलब्ध करवाए चंद्रशेखर आजाद ने, पग पग पर इनकी मेहनत की और इन्होंने 17 दिसंबर 1928 को पुलिस मुख्यालय के बाहर
पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्टॉक को मारने का तय किया। स्टॉक थोड़ा सा भाग्यशाली था, स्टॉक तो बाहर नहीं आया, लेकिन स्टॉक की जगह सैंडर्स बाहर आया और इन्होंने सैंडर्स को ही स्टॉक समझा। और आपको बताऊं, सबसे पहली गोली सैंडर्स पर राजगुरु ने चलाई थी और उसके बाद भगत सिंह और सुखदेव ने अपनी बंदूकें उस क्रूर सैंडर्स पर खाली कर दी और वहां से भागे। इसलिए नहीं कि डर के भागे थे, इन्हें पता था कि मां भारती की सेवा के लिए अभी और सशक्त पुरुषार्थ की जरूरत है। यहां पर भी चंद्रशेखर आजाद ने इनकी मदद की थी। कलकत्ता भागे और वहां से जब इन्होंने ये देखा कि अभी युवाओं को और इकट्ठा करने की जरूरत है, ये बातें सारी आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज मां भारती अपने जवान सपूतों की तरफ देख रही है कि आज हमें देश में ऐसे ही देशभक्तों की जरूरत है, ऐसे ही क्रांतिकारी लोगों की जरूरत है जो आज भारत की तरफ गिद्ध दृष्टि से नजरें गड़ाए हुए, जो दुनिया भर के अंदर और बाहर देश के दुश्मन देख रहे हैं, उनकी आंखें नोच सके। और मां भारती को यह विश्वास होना चाहिए कि मेरे सपूत अब इस देश में किसी प्रकार का गुलामी का कोई एक अंश भी छोड़ेंगे नहीं। आप जानते हैं ना, असेंबली में अगर ये चाहते तो बम से लोगों को मार सकते थे। 8 अप्रैल सन 1929 को आप समय देखना, आज की न्यायपालिका में फैसला होने में बरस लग जाते हैं, लेकिन 8 अप्रैल सन 1929 को असेंबली में बम धमाके किए, फायर्स किए, किसी को मारा नहीं, सिर्फ इन्होंने पर्चे फेंके और यह कहा कि इस बहरी सरकार को जगाने के लिए जोरदार धमाकों की जरूरत है। ये चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन गिरफ्तारी दी। ये संदेश देना चाहते थे युवाओं को कि बलिदान के बिना ना तो स्वतंत्रता मिलेगी और ना अगर मिल गई तो उसको संभाल करके रख पाएंगे। 8 अप्रैल को जब इन्होंने बम धमाका किया और सैंडर्स को कब मारा था? इन्होंने सैंडर्स को मारा था 17 दिसंबर 1928 को, यानी दिसंबर 1928 में सैंडर्स को मारा, 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में धमाका किया और 10 जुलाई को सैंडर्स की हत्या के केस में इन्हें सजा सुना दी गई। समय देखिए कितना हुआ, कुछ ही महीनों में, जब सब कुछ अंग्रेज सरकार ने प्लांट कर रखा था। इनको सुनने वाला कौन था? इन्हें गिरफ्तार दिल्ली से किया गया था, लेकिन फांसी लाहौर में हुई। पूरा देश एक अलग सी रवानी पर चल रहा था, पूरे देश में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। क्या आज हमें नहीं लगता कि आज भी हमारा देश हम युवाओं से यह चाहता है कि हम भारत में वो इनकलाब लेकर के आए जिससे मां भारती सारी दुनिया में अपने यशस्वी स्थान पर पहुंचे? बदलिए, अपने हीरोज को बदलिए। 24 मार्च को फांसी होनी थी, डरी हुई अंग्रेज सरकार ने 23 मार्च को शाम को फांसी दे दी। सामान्यतः शाम को फांसी होती नहीं है। ये था जलवा इन 3 सपूतों का, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, और हम आज इन्हीं के वंशज हैं। हमारे देश को आज भी ऐसे क्रांतिकारी युवाओं की जरूरत है जो इस देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। इन्हें अपना हीरो बनाइए, इन्हें अपना आदर्श बनाइए, और इन्होंने इस देश के लिए जो कुछ भी किया उसका अगर लेश मात्र भी हम कर पाएं, आज से बस हमें यह प्रण करना है कि हम स्वयं इस देश के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम कोई जाति, धर्म, संप्रदाय में बंटे हुए नहीं हैं। भारत हमारा देश है और इंसानियत हमारा धर्म है। आइए, इन वीर सपूतों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ ये हो सकती है कि ये हमारे जीवन के आदर्श रहेंगे, और इन्होंने
जो एक स्वतंत्र, समृद्ध और शानदार भारत का सपना देखा था, इनकी कुर्बानियों से हमें मिला है और अब उसे संभाल के रखने की जिम्मेदारी हमारी है। हम दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं, विदेशी त्योहार भी मनाते हैं, हमारी किसी से कोई आपत्ति नहीं है, किसी से कोई वैर नहीं है, लेकिन जब हमारे अपने घर के बुजुर्ग इतने महान हों, जब हमारे अपने घर के बड़े इतने ऊंचे प्रतिमान स्थापित कर चुके हों, तो क्यों ना गर्व से हम ये कहें कि हमारे हीरो, हमारे आदर्श वो क्रांतिकारी हैं। सरदार सुखदेव सिंह, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे लोग, जिन्होंने अपना यौवन इस देश पर न्यौछावर कर दिया। आपको क्या लगता है इनके पास अय्याशी करने का अवसर नहीं था? आपको क्या लगता है इनको अपने बचाव में अंग्रेजों की थोड़ी सी गुलामी करनी थी? आपको क्या लगता है इनकी आंखों में जवानी के हसीन सपने नहीं तैर रहे थे? जरूर तैर रहे होंगे, लेकिन जब देश प्रेम उबाल लेता है, जब देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, तो फिर जवान खून में यही रवानी होती है। और आज के दिन हम सभी युवा इन तीन महापुरुषों को प्रणाम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि इनके दिखाए हुए आजादी और देश प्रेम के मार्ग पर चलेंगे। और न सिर्फ हम चलेंगे, हम इसे एक आंदोलन बनाएंगे, अपने जैसे युवाओं को बताएंगे कि ऊंचे आदर्शों पर जिंदगी जीना इतना बेहतरीन होता है। हम स्वयं तैयार होंगे, अपने साथ वालों को तैयार करेंगे और अपनी भावी पीढ़ी जो हमारे पीछे तैयार होने के लिए सशक्त रूप से खड़ी है, उसे भी इन्हीं ऊंचे मापदंडों के सपने देखने सिखाएंगे। आइए हम सब मिलकर के आह्वान करते हैं। मां भारती को हमारा जीवन समर्पित है, हमारे जीवन का हर क्षेत्र इसको समर्पित है और हम भारत को एक बार पुनः इसके यशस्वी विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिस्थापित करेंगे और दुनिया में जहां कहीं पर भी मां भारती का नाम लिया जाएगा, मान सम्मान के साथ में लिया जाएगा। इस देश की प्रतिष्ठा पर, इस देश की अस्मिता पर कहीं कोई आंच नहीं आने देंगे। पास करके देखिएगा, जिस दिन से इतने ऊंचे आदर्श मेरे देश के युवाओं के हो जाएंगे, स्वर्ग में बैठे हुए हमारे ये बुजुर्ग प्रसन्नता और आह्लाद से हमें आशीर्वाद दे करके निहाल कर दे। एक बार फिर मेरे सभी युवा साथियों की तरफ से इन तीनों महापुरुषों के चरणों में प्रणाम और आज से नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मेरा धर्म इंसानियत, मेरा देश भारत, इनकलाब जिंदाबाद।